हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है, मतलब आपने मूल कॉन्सेप्ट को समाप्त कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, जो आपका मूल कॉन्सेप्ट था, पहला जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे अपने दूसरे चैप्टर के बारे में, पाठ 2 परमाणु संरचना। ठीक है, या आप इसको परमाणु की संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु संरचना या परमाणु की संरचना अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन इसी ने सबसे पहले परमाणु शब्द का जो है खोज, कह सकते परमाणु शब्द का प्रयोग किया। हाँ, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डाल्टन। ठीक है, अब डाल्टन के बारे में थोड़ा आप समझने फिर लिखते हैं। देखो, डाल्टन ने बताया था इससे कोई पदार्थ नहीं, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण वो परमाणु। उसने कैसे पता किया कि उसने मतलब ध्यान दे, एक पदार्थ लिया, उसने बताया था कि कोई पदार्थ है, उसको अगर हम तोड़ते जाएं मतलब वो बट रहा है। तोड़ने का मतलब वो बट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो किसी पदार्थ को निरंतरता विभाजित करता रहा जाए या किया जाए तो जो है अंत में एक अत्यंत छोटा कण प्राप्त होता है जिसको और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। इसने बताया था डाल्टन ने, किसी पदार्थ को निरंतरता बांटते रहने पर अंत में क्या होगा, एक बहुत छोटा कण प्राप्त होगा, सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिसको और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकेगा। उसी का नाम इसने क्या दिया? परमाणु। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा थियरी नहीं पढ़ना है, इतना ज्यादा इतिहास के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये जान लो कि डाल्टन ने क्या किया, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना, डाल्टन ने, इसका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया। यदि आपसे कोई कहे कि परमाणु की खोज किसने की, तो आप क्या कह सकते हैं? डाल्टन, जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु की खोज करके, देखो ध्यान से, तो ध्यान दीजिए आप लोग, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाल्टन ने किया ना। ध्यान दें, डाल्टन ने जो है, ये समझो, डाल्टन ने परमाणु की खोज करके या परमाणु शब्द का प्रयोग करके क्या किया ना, परमाणु के विषय में काफी सारी बातें बताई, जिसको बोलते हैं ना डाल्टन परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। डाल्टन ने बताया तो पूरा बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब यही जानना है कि डाल्टन ने परमाणु के विषय में क्या क्या बातें बताई। डाल्टन ने परमाणु के विषय में क्या क्या बातें बताई। डाल्टन ने परमाणु के विषय में सबसे पहला बात यह बताया कि जो परमाणु है किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लें, सभी पदार्थ का जो है सूक्ष्मतम का मतलब अत्यंत छोटा, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। अगला बोला कि परमाणु जो है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अगला बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और इसके बाद ये बताया, ध्यान दें, परमाणु के विषय में क्या क्या बातें बताई, सुन लें आप, फिर मैं लिखवा दे रहा हूं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। दूसरा पॉइंट में आप चाहे दोनों को जोड़ लो कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया कि अगर समान प्रकार के परमाणु हैं, समान प्रकार के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान व गुणधर्म क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसने बताया कि भाई समान प्रकार के परमाणु है। समान प्रकार के परमाणु का मतलब हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन बहुत सारे, वही तो समान प्रकार के होंगे। तो उसने बताया कि बहुत सारे अगर समान प्रकार के परमाणु हैं तो उनका गुणधर्म और उनका द्रव्यमान ये सब क्या होता है? एक समान होता है।
और अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो यही है कि अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लिया आप वही ले लो, हाइड्रोजन और हीलियम ले लीजिए, कार्बन नाइट्रोजन ले लीजिए, इनके द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं, सामान्यतः अलग अलग होते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बताया था कि परमाणु परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, तो ध्यान दिया, तो अगर निश्चित अनुपात में संयोग कर रहा है तो यहां जानते हैं कौन सा नियम लग जाता है, बताइए, स्थिर अनुपात का नियम, वही तो बोलता है निश्चित अनुपात। तो जानते रहो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है किसको फॉलो करता है, निश्चित अनुपात के नियम को बताता है कि भाई यही बता रहा है कि परमाणु जो है आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। तो भाई मैं लिखवा रहा हूं, तो यही लिखा गया कि डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु की खोज की या परमाणु शब्द का प्रयोग किया। और लिख सकते हैं ना, ये लिख लो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख तथ्य का मतलब जानते हैं क्या होता है, तथ्य का मतलब बातें कहते हैं आप, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे गए हैं। कौन कौन सा, पहला पॉइंट क्या है, पहले समझे आप, पहला पॉइंट क्या है, परमाणु, आपको थोड़ा याद होना चाहिए, परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला क्या बताया कि समान प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के, कहो चाहे परमाणुओं से रखो, समान प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुणधर्म, समान प्रकार के तत्वों के, लिख लो बढ़िया रहेगा, तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुणधर्म परस्पर समान होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भिन्न भिन्न, ये बात जानते कब की है, ये बात है 1808 की, 1808, कई बुक में 1805 लिखा है, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के, समझ ले पहले आप लोग, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुणधर्म
क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? परमाणु, यहां तक आ जाएगा ना। परमाणु परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। यहां आएगा ना, देखो, और न ही नष्ट। इतनी बातें थोड़ा सा डाल्टन ने बताया था परमाणु के विषय में, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में लिखा गया है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये समझ लो कि डाल्टन ने क्या बताया था, उसको शॉर्ट में देख लें आप। डाल्टन ने, इसको आप लिख लेंगे थोड़ा सा। डाल्टन ने बताया था कि जो पदार्थ है किससे बना होता है? परमाणु से। परमाणु कैसा होता है भाई? परमाणु को इसने बताया था कि परमाणु है ये अविभाज्य होता है। क्या होता है? इसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, जानते रहिए, डाल्टन ने परमाणु को कैसा माना था? अविभाज्य, कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। परमाणु खुद पदार्थ का एक छोटा सा कण, सूक्ष्म कण है, जिसको और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं, अविभाज्य को आप बोलते हैं अनडिविजिबल, जिसको न बांटा जा सके, या आप इसको अनकटेबल भी कह सकते हैं, जिसको काटा ना जा सके। ठीक है, अविभाज्य होता है या अनकटेबल भी कह सकते हैं कि परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य या अनकटेबल कह सकते हैं, न काटा जाने वाला, ऐसा लिख लेंगे, न काटा जाने योग्य होता है। ये किसने बताया था? डाल्टन ने। ठीक है, इसको लिखना। देखिए ध्यान से, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आप समझें, ये क्या बता रहा है। अब देखो, ये डाल्टन ने बताया था, करीब कह सकते हैं 1808 या 1805 में लगभग, इसके बीच में बताया था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये 19वीं शताब्दी का प्रारंभ था। क्या था? 19वीं शताब्दी का प्रारंभ था, उसके विषय में सब बात बताया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में परमाणु के विषय में डाल्टन ने ये सब बातें बताई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत होते होते 1897-98 तक, मतलब 80 के बाद, 19वीं शताब्दी के अंत होते होते ऐसा बताया गया, ऐसा वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा ऐसा प्रूफ किया कि परमाणु जो है वह अविभाज्य नहीं, बल्कि क्या होता है? विभाज्य होता है। परमाणु को बांटा जा सकता है और छोटे कणों में। क्या कर सकते हैं? परमाणु को और छोटे कणों में बांटा जा सकता है। ये किसने बताया? वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया, प्रूफ किया कि परमाणु को जो है तीन मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इसको बोलते हैं अवपरमाणु कण। देखो, ये नया वर्ड है आपके लिए। तीन मूल कणों कहो, चाहे कह सकते हो तीन अवपरमाणु कणों। अवपरमाणु कणों का मतलब परमाणु में जो पाए जाते हैं। ठीक है, तीन मूल कणों या तीन अवपरमाणु कणों
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार आधुनिक में, मॉडर्न में जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि क्या है, विभाज्य है। परमाणु को बांटा जा सकता है। तो मॉडर्न में कोई पूछे कि परमाणु क्या है तो आप बताएंगे विभाज्य। डाल्टन के अनुसार क्या था, अविभाज्य। ठीक है, तो जो आपसे पूछेगा कोई व्यक्ति वो मॉडर्न वाली बात पूछेगा, डाल्टन वाली बात नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद ये बताइए कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन नहीं करते। जानते हैं कौन से परमाणु है? जिनको आप बोलते हैं अक्रिय तत्व, जैसे हीलियम वगैरह हुए। ये सब जो है ये परमाणु के रूप में होते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो बाद में पता चला, बाद में अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह हो गई। ठीक है, इसके बाद ये परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में, सामान्य केस में ठीक बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परमाणु। लेकिन मॉडर्न में कुछ एक्सेप्शन प्रकट हुए और इसलिए देखो ये बताया कि समान प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान, इन्होंने कहा कि हमेशा समान रहते, आपस में क्या रहते हैं, समान। लेकिन इसके अपवाद हैं। जानते हैं कौन? अरे यार, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, समान प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उनका द्रव्यमान क्या रहता है, अलग अलग, और उनका गुणधर्म भी अलग अलग होता है कि कोई फास्ट रिएक्ट करेगा, कोई स्लो रिएक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई जल्दी तेजी से क्रिया करेगा, कोई धीमी से क्रिया करेगा, धीमी गति से क्रिया करेगा। तो ये देखिए यही बात है कि इसका अपवाद कौन है, समस्थानिक। अभी मैं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। समस्थानिक जानते हैं ना, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, H ही H है। इन्होंने कहा था कि अगर H है तो उसका द्रव्यमान हमेशा एक रहेगा। अगर मान लीजिए एक हो रहा है, सामान्य केस में एक मानते हैं, तो इनके केस में एक होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि हाइड्रोजन ही होता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी हाइड्रोजन होते हैं जो कि हाइड्रोजन ही हैं, उनके द्रव्यमान कुछ भिन्न मिल, हाँ अलग मिल जाते हैं, जैसे 1 2, कभी 1 कभी 2 कभी 3। लेकिन हाँ ये बात है कि 1 वाला 1H1, ये 1 वाला ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हम जब बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हम 1H1 की ही बात करते हैं, 1H2 की बात, 1H3 की बात नहीं करते। इसके बाद इन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके द्रव्यमान और गुणधर्म क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन इसका अपवाद क्या है, जो आपके समभारिक है। कौन अपवाद है इसका, समभारिक। जिसे मान लीजिए समभारिक किसे कहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक अलग हो, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं कहना। आपने यहाँ परमाणु द्रव्यमान कहा था क्या, समस्थानिक के केस में। समस्थानिक के केस में परिभाषा क्या लिखेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। मैंने परमाणु द्रव्यमान नहीं कहा, शायद परमाणु द्रव्यमान सही नहीं है। 1H1 H2 जो 2 लिखा है, 3 लिखा है, वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। कई बुकों में लिखा गया है लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्या है, द्रव्यमान संख्या। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक होंगे। और जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसे एग्जाम्पल देख लो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें कहेंगे समभारिक। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे देखो 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, तो 40 लिखा है वो द्रव्यमान संख्या। तो देखो ये इन्होंने कहा तो बराबर नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान कह सकते हैं। इन्होंने कहा था कि अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होंगे, कह सकते हैं ना कि बराबर नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते आपस में, लेकिन हो रहा है बराबर। ऐसे एक होता है कार्बन 14, एक होता है नाइट्रोजन 14। 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 हो, इनका भी द्रव्यमान संख्या आपस में क्या है, बराबर। ये दूसरे पॉइंट की अपवाद है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक नहीं बनाते, अणु बनाते हैं, उसी को कैटेगराइज किया गया। परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु, न कि यौगिक। हाँ वो यौगिक हो भी सकता है, बात अलग, लेकिन हम किसे पढ़ते हैं, अणु के बारे में।
ये भी थोड़ा सा इनका कमी माना जाता है कि परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप खुद जानते हैं कि परमाणुओं से क्या बनता है? अणु। इसके बाद ये कहा गया कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब जो परमाणु बम वगैरह बनाने में यूज होती है, इस प्रकार के रिएक्शंस वगैरह जो है हाँ परमाणु बम वगैरह बनाने की यूज होती हैं। वहाँ क्या होता है कि बड़े परमाणु से छोटे परमाणु बन जाते हैं और छोटे परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? बड़े परमाणु। छोटे परमाणुओं से, ऐसे आप ये सुना होगा आपने कि जो सूरज है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूरज के पास इतनी एनर्जी है जो हम तक पहुंची, वो आती कहाँ से? सूरज के पास इतनी एनर्जी है जो हमारे पास आती है, हम तक पहुंचती है, वो आती कहाँ से है सूरज के पास? उसमें होता है हाइड्रोजन जो परस्पर जुड़ता है, जुड़ के बनाता है हीलियम। क्या बनाता है? उसको हाँ उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, मतलब वो नाभिकीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय अभिक्रिया है कि परमाणु जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, या परमाणु टूटे वो भी क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है? परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है और परमाणु को नष्ट भी। अरे ध्यान दें आप, उत्पन्न करने का मतलब क्या है? उत्पन्न करने का मतलब है कि जैसे कोई बड़ा परमाणु रहा, उससे छोटे छोटे परमाणु बन जाए, बहुत सारे परमाणु बन जाए तो परमाणु उत्पन्न हो गए। नष्ट करने का मतलब यही है, यहाँ नष्ट करने का मतलब ये कि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अगर उसको नष्ट करने का मतलब वो जुड़ के हीलियम बना ले। क्या बना ले? तो हाइड्रोजन तो नहीं रहा ना। आप एक तरीके से कह सकते हैं हाइड्रोजन नष्ट हो गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो यही है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। लेकिन जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं वहां पे क्या होता है कि बड़े परमाणुओं से छोटे परमाणु और छोटे परमाणुओं से बड़े परमाणु निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आप ऐसा लिखें। ये कब की बात बताया इसने, ये थोड़ा जानते रहिए। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ है। ठीक है, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे? 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा परमाणु को क्या साबित किया? विभाज्य साबित किया। ध्यान दें, आप ऐसा लिखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत, 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ होने तक भाष्य बोलो, आरंभ तक वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई? वैज्ञानिकों ने क्या हो रहा है? विभिन्न प्रयोगों द्वारा परमाणु को क्या साबित किया? विभाज्य साबित किया कि भाई इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, विभाज्य साबित किया या सिद्ध किया। इनके अनुसार, किसके अनुसार? वैज्ञानिकों के अनुसार। आप लिखते रहिए, इनके अनुसार परमाणु को 3 मूल कणों या आप इसको बोल सकते हैं अवपरमाणु कणों, अवपरमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन कर दो, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है, में बांटा जा सकता है, सकता है। ध्यान दें आप, मूल कणों को अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? फंडा, इसको मौलिक कण भी कह सकते हैं, मूल कणों या मौलिक कणों आप लिख लेंगे फंडामेंटल, या आप इसको बोल सकते हैं सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मूल कणों या अवपरमाणु कणों में बांटा जा सकता है। आप थोड़ा लिख सकते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, इसको क्या लिख सकते हैं? मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है? आप लिख सकते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत की बातें जो हैं, प्रमुख तथ्य निम्न, लिख लेंगे आप लोग कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत की प्रमुख तथ्य निम्न है। कौन कौन से भाई? लिख सकते हैं परमाणु, पहला ये परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसे तीन मूल कणों किसमें भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है? कह सकते हैं अगला जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली बात जानते रहिए। इसके बाद ये है समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला का पद क्या है कि समभारिकों के परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं। ये पॉइंट का अपवाद है। अगला क्या है कि इन्होंने परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, न कि यौगिकता, न कि यौगिक का। इसके बाद अगला क्या है
ये आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप लिख सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु को उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चाहो तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देंगे ना कि जो परमाणु है, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ये सब रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। आप चलो लिख लो, चलो उसको थर्ड पॉइंट मान ले रहा हूँ मैं, पॉइंट बढ़ा लीजिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट यही लिख लो आप लोग कि क्या है, कुछ परमाणु जैसे क्या कहेंगे, हीलियम, ये क्या करता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, किंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो इनके सारे के सारे पॉइंट्स के अपवाद आपको मिल गए। इस प्रकार मॉडर्न में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कोई खास यूज नहीं। इसके ध्यान दिया, वास्तव में सुन लें मेरी बातों को, वास्तव में हमें परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को मॉडर्न में उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि उसने परमाणु की खोज किया, परमाणु शब्द का प्रयोग किया, इस वजह से हम उसको पढ़ रहे हैं। मॉडर्न में उसका देखो सारे के सारे अपवाद बता दिए गए। ठीक है, लिख लें आप। तो ध्यान दीजिए आप लोग ना, ये क्लियर हो ना कि परमाणु जो है मॉडर्न में परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु विभाज्य है। परमाणु को 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसा देखो, जो ये बताया गया ना, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, या नहीं लेता कह सकते हैं ना, नहीं लेते ऐसा लिखिए, किंतु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इसका मतलब है वो बहुत कम क्रियाशील है, वो बहुत कम क्रियाशील है। इसका जो अपवाद है हीलियम है, नियान वगैरह भी कुछ अपवाद है, लेकिन कभी कभी ये क्रिया कर लेते हैं, इसलिए मैंने नियान नहीं लिखा, आर्गन नहीं लिखा। ठीक है, हीलियम को जानते रहो, और भी तत्व हैं जो क्रिया नहीं करते हैं। अच्छा, ये जान लीजिए आप, मॉडर्न में ऐसा बताया गया है परमाणु के विषय। देखो, डाल्टन ने भी गलत नहीं कहा है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसने कहा मतलब कि भाग लेगा, स्वतंत्र अवस्था में रहबा ही नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, कुछ परमाणु रहते भी हैं, कुछ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते भी हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जो आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा समझिएगा कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं लेगा। डाल्टन के दूसरे पॉइंट को पूर्ण रूप से गलत नहीं साबित करेंगे आप, क्योंकि आप देख लीजिए कुछ परमाणु ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। सोडियम वगैरह देखो, सोडियम वगैरह सोडियम के रूप में नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, सोडियम ऑक्साइड के रूप में, सोडियम सल्फेट के रूप में,
सोडियम के रूप में नहीं रहेगा। स्वतंत्र अवस्था का मतलब अकेले रहना, ये सब बहुत क्रियाशील है। आपने सुना भी होगा कि सोडियम वगैरह क्या होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। तो डाल्टन ने भी गलत नहीं कहा है, लेकिन उसने एक बात ये कह दिया कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता और रासायनिक क्रिया में भाग लेगा ही, इसको उसने फोर्सफुली कहा है। तो आप ऐसा अपने मन से समझिएगा मॉडर्न के अनुसार कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी। और रही स्वतंत्र अवस्था में रहने की बात, तो अधिकांशता नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में रहते भी हैं, आधुनिक मॉडर्न के अनुसार कि कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये लिखा गया है परमाणु से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियां जो आपको होनी चाहिए। अब बाद में इसी के ऊपर जो है आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान दें आप, यहां बताया गया है मूल कणों के बारे में कि परमाणु किन मूल कणों से बना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही 3 मूल कण हैं जो कि परमाणु को बनाए हैं, परमाणु के निर्माण में भाग लिए। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि परमाणु किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इनके खोजकर्ता कौन है, कि जो इलेक्ट्रॉन इसके खोजकर्ता कौन है, थॉमसन है, थॉमसन कह सकते हैं, थॉमसन कह सकते हैं आप। और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की कौन है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक हैं, इसके गोल्डस्टीन है, आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए आप प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, मैं ऐसा लिख, ध्यान दिया, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं कि प्रोटॉन पर, ध्यान दिया, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश, इकाई धनावेश होता है। इकाई धनावेश का मतलब आप इसको बोलिए प्लस ई, इकाई धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना प्लस ई कर सकते हैं आप, और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना क्या करेंगे, माइनस ई। ठीक है, तो प्रत्येक प्रोटॉन, देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कह सकते हैं ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस ई का आवेश होता है और प्रत्येक प्रोटॉन पर प्लस ई का आवेश होता है। और जो ई होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। जो ई का वैल्यू है वो कॉमन है, बस एक यही, इतना प्लस होता है प्रोटॉन पे और इतना क्या होता है, इतना प्रोटॉन में प्लस है और इतना इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ध्यान दें आप, ये जानते रहो कि प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। आप ऐसा पूछे कोई कहते हैं आपकी प्रोटॉन पर इकाई धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश है। अब उसका मान कोई पूछे कितना ऋणावेश है, उसका मान बताइए आप, कितना धनावेश है उसका मान बताइए। तो प्लस ई बोल सकते हैं, माइनस ई बोल सकते हैं, प्लस ई का वैल्यू जानते रहो, ई का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ध्यान दें, बात हो रही है इनका द्रव्यमान। ये और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 के पावर -28 ग्राम, या आप इसको चेंज कर सकते हैं किग्रा में, 10 के पावर -31 किग्रा आएगा, 10 के पावर -28 ग्राम या 10 के पावर -31 किग्रा। इसका द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन का नहीं, प्रोटॉन का। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 10 के पावर -24 ग्राम, या आप कह सकते हैं 10 के पावर -27 किग्रा। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, ध्यान से पहले समझ लें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.674 होता है, 5 कुछ होता है ऐसा, लेकिन 674 होता है, 10 के पावर -24 ग्राम। या आप इसको ये लिख सकते हैं 1.674 10 के पावर -27 किग्रा। अच्छा ये बताइए, इन तीनों वैल्यूज में सबसे हल्का, सबसे कम कौन दिख रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन दिख रहा है -28 में। सबसे कम कौन है, -28 वाला। देखो
ये -24 थोड़ा सा कम माइनस में है, ये -26 ये भी थोड़ा कम है। तो आप रट लीजिए कि सबसे हल्का कौन होता है, सबसे हल्का मूल कण, सबसे हल्का मूल कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी मूल कण बताइए आप, सबसे भारी मूल कण कौन है, न्यूट्रॉन है। क्यों? अरे सबसे न्यूट्रॉन ज्यादा भारी, देखो 10 की पावर -24 यहाँ भी है, 10 की पावर -24 यहाँ भी है। पैसे तो मानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग कितना मानते हैं आप, 1 AMU या U मान लेते हैं आप। और इसका वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। जब आपको प्रश्न सॉल्व करना हो तो आप इतना मान लेते हैं प्रश्न सॉल्व करने के दृष्टिकोण से। लेकिन वास्तव में अगर इन दोनों का तुलना किया जाए तो देखा जाता है कि इसका क्या होता है 1.672 10 की पावर -24 और इसका होता है 1.674 10 की पावर -24। इन दोनों में कौन भारी है, न्यूट्रॉन। कौन भारी है, देख लो ध्यान से कि सबसे हल्का मूल कण इलेक्ट्रॉन है और सबसे भारी मूल कण कौन है, हाँ ये है। तो ध्यान दे, देखो जो हल्का होता है उसका गति वो तीव्र गति करता है ना, तेजी से गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता जो है बहुत तीव्र होती है और प्रोटॉन की गति करने की क्षमता क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्लो होती है। तो यहां ध्यान दें, सबसे भारी मूल कण कौन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, कितना वीडियो कितना लंबा हुआ, 42 हुआ। तो आज बने आप जो है इतना जो पढ़ा है आपने, डाटा जो है इतनी वैल्यूज पढ़ी है, इसको आप घर पे रिवाइज करें, घर पे आप रिवाइज करें, आपको ये आना चाहिए। और ये भी जानते रहो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक के बाहर, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये सब बेसिक से जानकारियां हैं, आपको होनी चाहिए। इसके बाद कल आपको पढ़ाया जाएगा ना एक्सपेरिमेंट, कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसने किया, थॉमसन ने। कैसे किया, थॉमसन ने ही कैथोड किरणों की खोज की। इसके बाद कैथोड, ध्यान दें आप, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद आपको पढ़ाया जाएगा कैनाल किरणों की खोज, जिसको आप कई लोग कहते हैं एनोड किरणों की खोज, लेकिन उनका सही नाम है कैनाल किरणों की खोज। और उसी में पढ़ाया जाएगा प्रोटॉन की खोज। कैनाल किरणों में ही क्या पाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको प्रोटॉन की खोज। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, आज के लिए इतना है, स्टॉप करना है।